आप लोगों ने जनरल सिंह भिंडरानवाले के बारे में सुना होगा और आप लोगों ने खालिस्तान आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। खालिस्तान देश की मांग होती रहती ना, उसी की बात कर रहा हूँ। एक बार पहले आप लोग पंजाब को देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और एशिया में अगर आप लोग जाए ना तो ये हाँ हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। 1947 तक जो पाकिस्तान आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जब 1947 में पाकिस्तान अलग होता है तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में भी चला गया था और कुछ भाग आप देखेंगे पंजाब का भारत में रह गया था। और अभी आप देखेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, एक राज्य है आप देखेंगे। और इसे यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 117 सीटें हैं वर्तमान में, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। और एक खालिस्तान आप देखिए सिख धर्म के लिए एक अलग देश बनाने की मांग होती रही है। तो आज हम लोग भिंडरावाले के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और जो आप देखते हैं कि ब्लू स्टार हुआ और उसकी कीमत भी हमारे भारत को चुकानी पड़ी। हमारे देश की आप देखिए उस समय की जो प्रधानमंत्री साहिबा थी इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई थी इस ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और भिंडरावाले को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और आप देखिए कि इनके कई लोग जो इन्हें आप देखिए पसंद करते हैं वो इन्हें संत मानते हैं और इनके जो विरोधी रहते हैं तो वो इन्हें आतंकवादी मानते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि इस तरह के किसी पद पर आप लोग पहुंच जाते हैं तो आपके पसंद करने वाले भी होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इनकी एक जानकारी, सामान्य जानकारी इनके बारे में रख देंगे। आप लोग क्या मानते हैं आप लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाते रहिएगा, ठीक है। तो जनरल सिंह भिंडरावाले इनका पूरा नाम था। वो ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। और जनरल सिंह भिंडरावाले की मौत के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत आगे चलकर देश को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। किसके रूप में? शहादत के रूप में चुकानी पड़ी थी। और इस पूरी घटना के केंद्र में जनरल सिंह भिंडरावाले था और जिसका ताकतवर होना कांग्रेस की उस सोच का नतीजा था जो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल को किसी भी कीमत पर कमजोर करके अपने के लिए राजनीतिक राह तैयार करना चाहती थी। लेकिन जगह का काट जहर से ढूंढना कांग्रेस को भारी पड़ा और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत देश को चुकानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे इनको बढ़ावा कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस का अपना हित था। जो आप देखेंगे पंजाब में अकाली दल था ना, श्रोमणी अकाली दल, इसको आप देखेंगे कमजोर करने के लिए भिंडरावाले को आगे बढ़ाया था कांग्रेस ने। लेकिन आगे देखेंगे आप वही कांग्रेस के लिए मुसीबत भी बन जाता है और कांग्रेस के लीडर की हत्या का कारण भी बनता है। आजादी के बाद आप देखेंगे सिखों की थी संस्कृति और भाषा की वजूद की चिंता। और इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद शुरू होती है। और ये वो दौर था जब अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के बाद पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे और जिसका बड़ा हिस्सा नवगठित पाकिस्तान के साथ चला गया था। अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान में पंजाब प्रांत आप लोग देखते होंगे। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू, सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। और ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। और सिख धर्म में अगर आप लोग देखें ना तो उनकी संस्कृति की रक्षा वो अभी भी करते हैं। और उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए आप देखिए कि जान तक दे दी। महापुरुषों के बारे में पढ़ते होंगे आप लोग। तो आजादी के बाद शुरू हुई सिखों के अलग राज्य की मांग। हालांकि अंग्रेजों के ही दौर में साल 1920 में सिखों की धार्मिक संस्था की राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन हो चुका था। ऐसे में आजादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तब सिख बहुल राज्य बनाए जाने की मांग की गई थी। लेकिन उनकी इस मांग को इस आधार पर दरकिनार कर दिया था कि ये पॉपुलर डिमांड नहीं है, केवल कुछ संगठन ऐसी मांग कर रहे हैं। और ये बात तब कही गई थी जब पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी और सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है और ऐसे में देश में बनने वाला बांध और नहरों पर उससे उन्हें ज्यादा हक और स्वायत्ता दी जानी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में केंद्र सरकार को 10 साल लंबा वक्त लगाया गया। और साल 1900 आप देखेंगे 65 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पंजाब, हरियाणा
का गठन होता है 1966 में, और जब जाकर सिखों की लंबी समय से हो रही अलग राज्य की मांग पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मांग पूरी हो जाती है। अकाली दल ने पंजाब के गठन के लिए इस मांग को भाषा के आधार पर रखा था, ना कि धर्म के आधार पर, इसलिए सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद आप देखेंगे पंजाब के प्रवासी विदेश, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका चले गए, और आप देखिए बहुत सारे पंजाबी लोग विदेशों में रहते हैं, और जहां 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत होती है, और जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ नेताओं ने विदेशी धरती पर खालिस्तान के अलग देश के रूप में गठन का ऐलान कर दिया, वहीं पर मुद्रा भी जारी कर दी। और लेकिन अकाली दल ने कभी भी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की थी। अकाली दल स्वायत्ता चाहता था, लेकिन अलग देश की मांग उसने कभी की नहीं है। वो कहता था कि हमें कुछ स्वायत्ता दीजिए, कुछ छूट दीजिए, हमें भारत से अलग नहीं होना है, ठीक है। और जो खालिस्तान समर्थक हैं वो कहते हैं कि हमें अलग ही देश ही चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये क्या था? ऐसे में सन 1973 में आनंदपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, और यहां हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद, संस्कृति को बचाए रखना होगा, और केंद्र सरकार को राज्यों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप राज्यों को पूरी ताकत देना चाहिए। और आप देखेंगे कि अकाली दल के अनुसार आनंदपुर प्रस्ताव में 7 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, और अभी भी आप देखते हैं कि आपका अब तो हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है, पहले पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर आप देखते हैं विवाद चलता रहता था, दोनों की कॉमन राजधानी भी है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हमारा हिस्सा भी है चंडीगढ़। जबकि केंद्र में चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया था। वहीं हरियाणा के पंजाबी बोले जाने वाले कुछ इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाए। तीसरी मांग इनकी थी कि मौजूदा संविधान के अंतर्गत राज्य को और अधिक अधिकार दिए जाएं, और राज्यों के काम में केंद्र के दखल को कम किया जाए। पंजाब में औद्योगिकरण और लैंड रिफॉर्म हो, वहीं कमजोर तबके के लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए। और फिर आप देखेंगे इसके अलावा अकाली दल ने मांग रखी थी कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाए, और साथ ही पंजाब के बाहर अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे सिखों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती ज्यादा संख्या में होनी चाहिए, और मौजूदा कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। ये इनकी क्या है? मांग थी। फिर आप देखते हैं कि इसी समय भिंडरानवाले का उदय होता है। भिंडरानवाले का उदय होता है। ये 1973 के आनंदपुर साहिब में पारित इस प्रस्ताव को हर किसी ने भुला दिया था, लेकिन इसी साल 1982 में फिर से हवा जनरल सिंह भिंडरानवाले ने दी, और जनरल सिंह भिंडरानवाले को 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया नियुक्त किया गया, और उस समय तक दमदमी टकसाल का निरंकारियों से सीधा टकराव हो चुका था। और आप देखते हैं कि कहते हैं पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब के 11वें और आखिरी गुरु जो अनंत काल तक बने रहेंगे, गुरु गोविंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते हैं। आप अभी भी देखते होंगे हिंदुओं में भी कई संप्रदाय में बटा रहता है, मुस्लिमों में भी बटा रहता है, तो उसी तरह आप लोगों को सिख में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में 1978 में बैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों के बीच खूनी झड़प होती है, और इस घटना में 13 निरंकारियों की जान गई। इसके बाद पंजाब हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। और आपातकाल के बाद पंजाब में अकाली हुई सत्ता पर काबज। 1975 की बात है, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, और जो 1977 तक लागू रहा। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देश में जनता पार्टी की सरकार बनती है, और पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल के अकाली दल के हाथ में आ जाती है, और पंजाब में अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद ज्यादा हावी भी होने लगती है, और अकालियों के काट की कांग्रेस को थी तलाश। और इसी में आप देखेंगे कि यहीं से बढ़ावा मिलता है जनरल सिंह भिंडरानवाले को। ऐसे में उसे काट के लिए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो अकालियों का विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो, और जिससे कि सिख अकाली दल की ओर ना जाकर उसकी तरफ आए। और आप देखते हैं कि भिंडरानवाले बना कांग्रेस का राजनीतिक हथियार।
और कांग्रेस की ये तलाश जनरल सिंह भिंडरवाले पर आकर खत्म होती है। इसके बाद कांग्रेस ने भिंडरवाले को पंजाब की धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की और भिंडरवाले ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए और उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने समर्थन भी किया और इस तरह कांग्रेस ने भिंडरवाले की पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद भी की और भिंडरवाले ने भी आप देखिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार विसार भी किया। दरबारा सिंह की थी भिंडरावाले की लगाम खींचने की मांग। ये आप देखेंगे जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में फिर से चुनाव होता है देश में और तब पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है और ऐसे में दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि भिंडरवाले को रोका जाए और दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था और भिंडरावाले के समर्थकों ने निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या की। ऐसे में भिंडरवाले का प्रभाव बढ़ता चला गया और कहते हैं कि 1980 में भिंडरवाले और उनके समर्थकों पर निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या का आरोप भी लगा और इसके बाद 1981 में भाषा का मुद्दा जनगणना के दौरान अहम हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 1981 में भी हुई और हिंदी के आगे पंजाबी के पिछड़ने का डर सिखों को था और पंजाबी केसरी ने अपने लेखों में लिखा कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएं, ना कि पंजाबी को। इस कारण पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई थी। फिर आप देखें हिंदी पंजाबी विवाद में की पंजाब केसरी के मालिक की हत्या। इस मामले में भिंडरावाले को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन राज्य में गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा शुरू होने के कुछ दिन बाद भिंडरावाले को छोड़ भी दिया गया था। लेकिन इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया और इस घटना के बाद उनके कट्टर अनुयायियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई और आप देखेंगे इनकी कहानी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो देखने को मिलेगा बड़ा, मतलब सोचिए पॉपुलर थे, लोग चाहते थे, इनके पीछे मर मिटने को तैयार थे लोग। इस बारे में एक बार भिंडरवाले ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि जो काम मैं सालों से नहीं कर पाया वो 2 दिन जेल में रहने से पूरा हो गया। फिर आप देखेंगे 1982 में साथ आए भिंडरावाले और अकाली। 1982 में भिंडरावाले और अकालियों के बीच साथ काम करने पर सहमति बन गई। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई और जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करवाना था। और फिर ऐसे में आप देखेंगे जब भिंडरवाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को रोकने की पुरजोर कोशिश भी की और इस दौरान तकरीबन 100 लोगों की जान भी चली गई थी और तकरीबन 30,000 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और एशियाई खेलों के दौरान प्रदर्शन की बनाई थी योजना, ये भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। ऐसे में सिखों ने 1982 में दिल्ली में होने वाले 9वें एशियाई खेलों के आयोजन में व्यवधान डालने की योजना बनाई थी और ऐसे में पंजाब से हरियाणा और दिल्ली की ओर आने वाले सभी सिखों की तलाशी ली जाने लगी थी और इस दौरान रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की भी तलाशी ली गई थी और ऐसे में चुन चुनकर तलाशी लिए जाने की वजह से सिखों में नाराजगी भी हो गई थी। और आप देखिए कैसा कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार चलाया वो हो गया पूरा, तो उनके जो सिख 2 बॉडीगार्ड थे उन्होंने यही सोच के नहीं हटाया था कि सिख समुदाय सोचेगा कि हमसे नफरत करती है इंदिरा गांधी, लेकिन आप देखते हैं उन्हें सलाह भी दी गई थी कि हटा देना चाहिए। फिर आप देखें पुलिस अधिकारी की कर दी गई थी स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या। ये 1983 की बात है। धर्म युद्ध मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों के पास हत्या कर दी गई थी और पुलिस के अंदर भिंडरवाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश को उठाने 2 घंटे तक पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था। पर आप देखेंगे 1983 में पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 आप लोग देखते हैं ना, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। इसके बाद पंजाब में हिंदू पंजाबियों के बीच विवाद पैदा हो गया और अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार 6 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद पंजाब में स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाता देख राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और CM दरबारा सिंह जो भिंडरवाला का पर लगाम लगाना चाहते थे उनकी सरकार को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त भी कर दिया था और भिंडरावाले ने किया अकाल तख्त पर कब्जा। ये आप देखिए सोची समझी साजिश बताई जाती है। इसके बाद भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दिया था। बड़ी मात्रा में वह हथियार आता था और 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था और इसलिए कर लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब आप देखेंगे अब सरकार क्या है नकेल कसेगी
और हो सकता है कि उन्हें मार भी दिया जाए। और कहते हैं कि जो आप देखते हैं कि साहेब हरमंदिर साहब परिसर था उसमें हो पुलिस नहीं जा सकती है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए आप देखेंगे उन्होंने अपना वहाँ एक तरह से स्थायी घर बना लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले के सामने बातचीत का भी प्रस्ताव रखा। अकाली गुट ने तो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। और भिंडरावाले ने अकालियों पर आरोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो और मुझे भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। और इनकी जब आप लोग भाषा सुनेंगे ना तो बड़ी आप देखिए कि एक बिना निडर भाषा रहती थी। 1 जून को आप देखते हैं कि लगाया पंजाब में कर्फ्यू। इंदिरा गांधी ने कहा बातचीत का रास्ता खुला है। हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारे पर हमलों को बढ़ता देख 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले 5 महीने में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में आप देखेंगे भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाने से पहले पंजाब में आने जाने पर पाबंदी भी लगा दी थी। और इसके बाद आप देखें रेल, वायु, सड़क मार्ग बंद कर दिए गए थे। किसी भी तरह के संदेश भेजे जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। सेना और अर्धसैनिक बलों ने सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने के लिए कह दिया गया था। और 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत का रास्ता खुले होने की बात भी कही थी। और 3 जून को आप देखेंगे सिख 5वें गुरु का शहीदी दिवस होता है। ऐसे में उस दिन स्वर्ण मंदिर में रोज की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे और पुलिस और सरकारी तंत्र लोगों को मंदिर से वापस जाने के लिए कह रहा था। लेकिन भिंडरवाले उनके समर्थकों ने श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया और शायद उनका इरादा लोगों को किसी भी तरह की कार्रवाई के समय लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का रहा होगा। और ऐसा भी कहते हैं कि प्रशिक्षित थे इनके भिंडरवाले के समर्थक। भिंडरावाले के समर्थकों को हथियार चलाने और सैन्य बलों का सामना करने का प्रशिक्षण मेजर जनरल साहिबेग सिंह ने दिया था। और साहिबेग ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोगों को पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया था। और उस अनुभव का उपयोग साहिबेग ने भिंडरावाले के समर्थकों को प्रशिक्षित करने में भी किया था। और कुलदीप सिंह बरार के हाथों में था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान जो चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के हाथों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कमान सौंपी गई थी। और 5 जून की शाम दोनों पक्षों के बीच मुख्य लड़ाई शुरू हो गई और सेना को पहले से ही निर्देश दिए गए थे कि हरमिंदर साहिब को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। शुरुआत में सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आतंकियों के पास आधुनिक हथियार हैं। यहाँ आप देखिए कि किसकी आतंकी भिंडरावाले को माना जाता है और आप देखिए उनके समर्थक उन्हें संत मानते हैं, तो इसमें जरूर याद रखिएगा। उनके पास एंटी टैंक गन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन भी थी और वो सही पोजीशन पर घात लगाए बैठे थे। टैंक से दागे अकाल पर गोले। जब शुरुआत में ज्यादा संख्या में सैनिक घायल हुए तो मेजर बरार ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और अकाल तख्त पर हमले के लिए टैंक मंगा लिए और इन टैंक का उपयोग रात में रोशनी करके भिंडरावाले उनके समर्थकों पर निशाना लगाना खा। लेकिन जब बात इसमें भी नहीं बनी तो अकाल तख्त के ऊपर टैंक से गोले दागे और इस दौरान भिंडरावाले की मौत हो गई। और जांच में पाया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर 80 से ज्यादा गोले दागे गए थे। और सेना की आप देखेंगे 83 जवान ऑपरेशन में हुए थे शहीद इसमें। और हमले के दौरान अकाल तख्त और पुस्तकालय को बड़ा नुकसान भी पहुंचा था। और मिशन के पूरे होने के बाद जब स्वर्ण मंदिर परिसर की जांच की गई तो बड़ी मात्रा में वहां हथियार भी मिले थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार दौरान भारतीय सेना के 83 जवान शहीद हुए थे, वहीं 248 घायल भी हुए थे। जबकि इस दौरान आप देखेंगे 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, जिसमें भिंडरावाले भी शामिल थे। इनके समर्थक थे ना, उन्हें आतंकी माना गया था सरकार की तरफ से। हालांकि इस ऑपरेशन के तत्काल बाद पंजाब में शांति नहीं है और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जहां भिंडरावाले की मजबूत पकड़ थी वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा चरण चलाया गया था। और पंजाब को अमन चैन हासिल करने के लिए तकरीबन इसके बाद भी 10 साल का इंतजार करना पड़ा। और उसी के बाद आप देखते हैं सिख विरोधी क्या होते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, उनके सिख जो बॉडीगार्ड थे, उसके बाद देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं और आप देखिए बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो ऑपरेशन ब्लू के बारे में हम लोग स्टार के बारे में एक सामान्य जानकारी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। और अंतिम जो पल थे ना, उस समय आप देखिए कई पत्रकारों ने जनरल सिंह भिंडरावाले से बात भी की, तो उन पत्रकारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे और बातचीत के बारे में भी अंतिम कुछ जो पल थे उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी आपकी। और किसी के बारे में अगर जानना है आपको, दिलचस्पी है, तो उसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं।